आज हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न आर्ट की टाइमलाइन के बारे में। इसमें हम बेसिक से देखेंगे प्री हिस्ट्री, फिर मिडविल पीरियड आया, मध्यकाल जब आया, मध्यकाल में पाषाण युग और पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, मिस्र की सभ्यता आई, ग्रीक आर्ट आया, फिर क्रिश्चियनिटी धर्म आया, गॉथिक आर्ट आया, रेनेसेंस आया, बरोक आया, क्लासिज्म आया, शास्त्रीयतावाद आई। तो ये सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बेसिक डिस्कस करते हैं। तो हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की अगर बात करें, जिसको हम आदिम काल भी बोलते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि इंडियन आर्ट की तरह यहाँ पर भी प्री हिस्टोरिक पीरियड आया, जिसमें हम हिस्ट्री से पहले की बात करते हैं। उसके बाद इसे एंशिएंट आर्ट नाम दिया गया, जिसमें हम सिविलाइजेशन की बात करेंगे, जो हमारे यहाँ पर भी चली थी, सभ्यता वाली जो चीज़ थी, जब राजा महाराजाओं के शासन हुए, ग्रीक हुआ, रोम हुए, तो ये सारा टाइम पीरियड आया। फिर मध्यकाल आया। मध्यकाल मतलब जब क्रिश्चियनिटी आई और रिलीजियस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस हुआ, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी हुआ मिडविल पीरियड में, तो वो मध्यकाल कहलाता है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। प्रागैतिहासिक काल में जब हमें कुछ भी समझ नहीं थी, प्राचीन काल में जब सिविलाइजेशन चलने लगी, राजा महाराजा आए, देवी देवता आए, भगवान आए, इन सबको हम लोग मानने लगे थे। फिर मध्यकाल आया, जब प्रॉपर एक रिलीजन बना, प्रॉपर एक धर्म सामने आया, जिसको हम क्रिश्चियन धर्म बोलते हैं। इसको मध्यकाल के अंदर ही हम लेते हैं। फिर मध्यकाल एक तरह से था ही पूरा रिलीजियस। उसी चीज़ से यहाँ पर पुनरुत्थान भी हुआ, जैसे भारत में हुआ। भारत में पुनरुत्थान भारतीय कला का हुआ और यहाँ पर पुनरुत्थान कला के लिए हुआ। मतलब इससे पहले धार्मिक चीज़ें ज़्यादा प्रबल हो गई थी, तो कला की तरफ ध्यान कम था, इसलिए हम उसमें रेनेसेंस पीरियड भी देखते हैं। फिर हम 18-19 सेंचुरी की अगर बात करें, तो इस समय क्या हुआ था कि सबने अपने अपने समय में कला आंदोलन स्टार्ट किए एज़ पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो यहाँ पर कला आंदोलन या मूवमेंट चालू हुए, जो हम इस टाइम पीरियड में देखेंगे। और उसके बाद होता है मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट एक आर्ट मूवमेंट के अंदर ही आता है। मतलब वो समय जिस समय में एक कॉन्टेम्प्रेरी समय जब चल रहा था, जब मतलब उस टाइम पर लोग जो चल रहा था उससे हट के जो चीज़ें होने लगी, उस टाइम पीरियड को मॉडर्न टाइम पीरियड कहते हैं। तो इधर तो बात मॉडर्निज्म की है और एक टाइम पीरियड की है, जहाँ पर प्रॉपर एक आधुनिकता आई। तो सबसे पहले आती है प्री हिस्टोरिक। तो जो चीज़ें हमने इंडियन आर्ट में पढ़ी थी, वही चीज़ें हमको यहाँ देखनी है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब पाषाण युग को ही हम स्टोन एज कहते हैं। इसमें पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, देखो इसको कहते हैं कि 2.5 लाख से और 50,000 ईसा पूर्व तक का जो भी टाइम पीरियड था, उस इन जनरली उसको क्या बोल दिया जाता है, स्टोन एज का नाम दे दिया गया उसको। 50,000 तक का जो भी था ओल्ड एज या स्टोन एज, जिसको हमने डिवाइड कर लिया बाद में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण में। तो इसी तरह का टाइम पीरियड है जो हमने इंडिया में भी देखा। पैलेयोलिथिक में क्या हुआ, मेसोलिथिक में क्या हुआ, नियोलिथिक में क्या हुआ। यहाँ पर भी इस समय आपको गुफाओं में ही चित्रण मिलेंगे। ऑब्वियसली गुफाओं में पेंटिंग होने लगी थी, अवशेष मिलने लगे। पेंटिंग्स ऑलवेज हम बोलेंगे कि किस चीज़ की होगी, एनिमल्स हंटिंग की होगी। जो पशु चित्रण हुआ, मानव हुआ, मानव से रिलेटेड जो उन्होंने हंटिंग वगैरह बनाए, के सीन्स बनाए, उनसे रिलेटेड ही इनमें पेंटिंग्स होगी। आदि मानव है तो उसको भाषा वगैरह का ज्ञान तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो सिर्फ वो अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए, उसको जो भी वो सोचता था उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो गुफाओं में, केव्स के अंदर पेंटिंग्स करने लगा। तो उसी तरह वो काम करेगी जैसे इंडिया में भी सेम एज इट इज़, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर क्या होता है, एक टाइम पीरियड आता है जब हम बोलते हैं कि पाषाण युग का समापन हो गया और कांस्य युग का प्रारंभ हो गया। तो उसके बाद लोह युग आता है। मतलब जैसे ही स्टोन एज का एंड होगा तो मेटल का इंट्रोडक्शन होगा। एंड ऑब्वियसली पहले ब्रॉन्ज आया, फिर उसके बाद में आयरन आया। तो इस समय हम देखते हैं कि ये सब होता है। फिर उसके बाद में हम एंशिएंट आर्ट की बात करें, तो ये प्राचीन काल की बात करें तो शुरू होता है 35,000 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व के समय। ये वही टाइम है अप्रॉक्स जब हमने इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन को बताया था। वहाँ पे ये सिविलाइजेशन चली, सिंधु घाटी सभ्यता, सब जानते हो आप लोग, सभ्यता में रहने की बात है। और ऑब्वियसली आप जानते हो कि इस समय कांस्य का इंट्रोडक्शन हो गया था, मेटलिक चीज़ें जो थी
वैसे ही यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्रॉन्ज एज का स्टार्ट हो गया था। इसमें मोस्टली हम 4 सभ्यताएं पढ़ते हैं। मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता जिसे हम हमंग हो सभ्यता भी कहते हैं। इन चारों में भी सबसे पुरानी जो कहते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता होती है 4000 ईसा पूर्व। अब इसको समझने के लिए हम सिंधु घाटी से कंपेयर करें इसको, तो अब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी में क्या हुआ, सभ्यता हुई। अब सभ्यता बनेगी तो विश्वास बनेगा। उन लोगों को कुछ समझ नहीं था कि हमें अकेले रहना है या ग्रुप्स में रहना है। उनको ये भी अंडरस्टैंडिंग नियोलिथिक तक समझ में आई थी। ठीक है, ये सिर्फ मतलब खाना पीना, रहना, शिकार करना, इतना ही उनको समझ था उस टाइम पर। लेकिन यहाँ एक सभ्यता बनी, उनको समझ आने लगा कि फैमिली डेवलपिंग क्या है, सब कुछ उनको पता लगने लगा कि उनका अन्नदाता कौन है, कैसे उनको सरवाइव करना है। तो ये सब अपने गॉड बनाने लगे उस टाइम पे, अपने ग्रुप्स और ग्रुप्स के हेड वो बनाने लगे और उनके हिसाब से फिर सभ्यताएं बनने लगी। तो इसी को क्या नाम दिया गया, सिविलाइजेशन या सभ्यता। अब यहाँ इन्हीं चीज़ें मतलब मूर्तियाँ बनने लगी। अब ये राजा हैं तो ये उसी तरह उनका मानना था कि अब ये वेजिटेशन को अपना गॉड मानते थे। वेजिटेशन मतलब कृषि के देवता। तो ये लोग नेचर को अपना गॉड मानते थे। मतलब इन्होंने मानवीकरण नहीं किया था अभी तक कुछ भी। उसके बाद अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करें, जो थी पूरी मृतकों की सभ्यता, मतलब इनका एक बिलीव था कि अब एक सिविलाइजेशन बनी तो सभ्यता बनी, तो एक विश्वास बना, तो वो लोग आपस में जो भी बिलीव करते थे वही उनकी सभ्यता थी। वो लोग ये बिलीव करते थे कि इनके जो भी राजा हुआ करते थे, जिनको ये फ़रोह बोलते थे, तो इनके राजा थे, वही इनके लिए भगवान थे, वही इनके सब कुछ थे। ठीक है, तो वो एक राजा को भगवान मानते थे, एक वो सूर्य को भगवान मानते थे, एक वो ओसिरिस भगवान को मानते थे। ठीक है, एक कृषि के देवता थे। तो और ये जेन्युइन भी है कि जो भी उनको पाल रहा है, जो भी उनको उनका जो भी अन्नदाता है, वही उनके लिए भगवान होगा। अब यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ पर बिलीव करते थे। मतलब मृत्यु के बाद में भी जीवन होता है, ये इस बात पर बिलीव करते थे। ये आत्मा की अमरता पे बिलीव करते थे। तो ये कभी भी ये नहीं मानते थे कि जैसे ही डेथ हो गई तो इंसान ख़त्म हो गया। नहीं, उनका तो ये बिलीव था कि बस शरीर छोड़कर जा रहा है, आत्मा तो हमेशा अमर रहती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर मिस्र की जो पूरी कला है वो बेस्ड है। कैसे कि वो लोग उसी चीज़ के लिए अपनी बॉडी को प्रिजर्व करते थे, तो उसी के लिए वो लोग मम्मी बनाते थे और मम्मी को रखने के लिए वो लोग ताबूत वगैरह बनाते थे। तो ताबूत बनाना भी एक उनके लिए कला थी। पिरामिड्स बने तो वो क्या थी, वो भी कला थी। उसके अंदर वो लोग बॉडी रखी जाती थी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो भी हम देखते हैं मिस्र के ऊपर बेस्ड था। वो लोग ये मानते थे कि लोग मृत्यु के बाद में भी जीवन जिएंगे, इसलिए वो बॉडी के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी दफनाते थे जो उनकी डेली की ज़रूरत की थी, जो उनको मृत्यु के बाद में भी जीवन जीने के काम में आएगी। सूर्य भगवान जब भी उनको लाएंगे तब वो चीज़ें उनके काम में आएगी। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम मिस्र की सिविलाइजेशन में देखते हैं। उसके बाद में आती है क्रीक की कला। क्रीक की कला भी यही है, ये एक आयरलैंड या टापू जैसा होता है। क्रीक और मेसोपोटामिया दोनों ही छोटे छोटे टापू हैं जहाँ पर सर्टेन टाइम पर सिविलाइजेशन हुई, सभ्यता हुई। उसमें जो भी कला हुई, पॉटरी कला वैसे यहाँ पर फेमस थी और पॉट्स बने, पॉट्स के ऊपर फिर पेंटिंग्स हुई, तो उनको हम पॉटरी आर्ट बोलते हैं। अब यहाँ आता है ये जो सारी चीज़ें चालू हुई जिसको हम एंशिएंट पीरियड का हिस्सा बोलते हैं। यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल चेंज थी। यहाँ पर पहले क्या था कि कला बन रही थी इतिहास के लिए या ज़रूरत के लिए। हर चीज़ का अपना एक बिलीव था, रिलीजियस बिलीव था धर्म के ऊपर, या फिर हिस्टोरिकल एक बिलीव था उनका। और यूनान में उस समय सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, ओलंपिक्स हुए। ओलंपिक्स उस टाइम पर शुरू हो चुका था। तो जैसे ही ओलंपिक यहाँ पर शुरू हुआ तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ने लगी मूर्तियाँ बनाने की। अब आप सोचिए कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जब आप बनाएंगे तो एक सीधा व्यक्ति तो आप बनाएंगे नहीं, उसके लिए एक मूवमेंट फिगर ही बनेगा। तो उस समय ग्रीक में उस लेवल के आर्टिस्ट पाए जाते थे। अब आपको पता है उसी समय में प्लेटो हुए, सुकरात हुए, तो ये भी यूनानी थे। ये लोग बेस्ट फिलोसोफर, बेस्ट मैथमेटिशियन, बेस्ट एस्थेटिशियन, बेस्ट कलाकार, जो फिडियाज, मायरोन, इन लोगों ने भी बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई। केवल ओलंपिक्स ही नहीं, राजाओं की भी बनी, नॉर्मल जो लोग होते थे उनकी भी बनी। मतलब मसल्स और एनाटमी जो थी, यहाँ पर कुछ भी मतलब अपने इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। इतनी स्किल्स यहाँ पर अपने यहाँ नहीं थी उस टाइम पर डेवलप्ड। उसके बाद क्या हुआ, यूनानियों ने इनको हरा के रोम साम्राज्य आया
और रोम में हम देखते हैं अगस्टस को, जिसने अपना प्रचार बहुत फैलाया, मतलब इंडिया तक उसका प्रभाव था। तो रोम राजाओं ने क्या किया, जब उन्हें ग्रीक एरिया को अपने अंडर में लिया तो उन्होंने वहाँ से सारी मूर्तियाँ, अब वो उनकी बनाई हुई मूर्तियाँ थी, तो रोम ने क्या किया कि यूनानी मूर्तियों की प्रतिलिपियाँ बनाई। तो रोम ने मोस्टली क्या किया कि इस समय में जो लोग जिन देवी देवताओं को ये लोग मानते थे, वीनस हो गया, अपोलो हो गया, प्रोडिटी हो गया, तो ये सब प्लैनेट्स थे और इनका इन्होंने मानवीकरण कर दिया था। तो एक तरह से भगवानों की मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, स्पोर्ट्स पर्सन, इनकी मूर्तियाँ बनने लगी थी। तो वही कॉन्सेप्ट रोम में भी आएगा। रोम में भी अपने देवी देवताओं को वो लोग बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ भगवान बने, उनकी मूर्तियाँ बनी, तो उनका एक स्थान भी बनेगा। तो यहाँ पर मंदिर बनने लगे, चर्च बनने लगे। तो यहाँ पर पेंटिंग्स इतनी नहीं बनी जितनी यहाँ पर मूर्तियाँ बनी, टेम्पल्स बने, और टेम्पल्स का अपना एक स्टाइल था। वही चीज़ रोम में चेंज क्या हुआ, मूर्तियों की तो उन्होंने प्रतिलिपियाँ बनवाई ली थी, तो मंदिर का जो एरिया था उसको उन्होंने रिनोवेट करवा लिया था। उसका तो मतलब काम कराया ही था। साथ ही साथ जैसे यूनानियों के समय में नॉर्मल मंदिर बनाए, पार्थेनोन जिनको हम बोलते हैं, यूनान मंदिर, वो सब बनाए। फिर रोम राजाओं ने फिर थिएटर्स बनवाए, थर्मे बनवाए। थर्मे मतलब लार्ज बार्ड टाइप के। फिर उन्होंने कोर्ट्स बनवाए जिसको हम बेसिलिका बोलते हैं। अब कोर्ट्स अगर वो कोई कोर्ट केस जीतते हैं तो फिर वो उसका अपना एक विजय स्तंभ बनवाते थे। तो सारी चीज़ें रोम की ये सब स्पेशलिटीज़ हो गई। थोड़ा आर्किटेक्चर में भी चेंज हुआ। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो यूनान में नहीं थी, बाकी मूर्तियाँ वगैरह वो सब वो लोग कॉपी कर रही थी उन्होंने। फिर आ जाते हैं हम मध्यकाल का समय। अभी क्या बताया आपको कि रोम के जो राजा थे, जिनको अपन सिकंदर बोलते हैं, वैसे एक राजा थे डोरिस। तो वो बहुत ही ज़्यादा हिंसक राजा था। उनका ये था कि जो भी उन्होंने रूल्स बनाए हैं उनको ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो वो देवी देवताओं को मानते हैं आपको उन्हीं को मानना पड़ेगा, ठीक है। 1000 ईस्वी में डेथ हुई जीसस क्राइस्ट की, ठीक है। उसके बाद उनके फॉलोअर्स हुए और उन्होंने जो बोला, जो वो बोल के गए धरती पर रह के, तो उनके फॉलोअर्स ने उन्हीं की बातों को आगे एक्सटेंड किया, वही सारी चीज़ें आगे बढ़ाई। तो वहाँ से क्रिश्चियनिटी की स्थापना हुई। लेकिन वो कोई भी धर्म एकदम से ऐसे बन जाता है क्या? नहीं बन पाता। इवन वहाँ पर नहीं बन पाता है जहाँ पर किसी का शासन हो, लोकतंत्र की जगह राजतंत्र हो, तो वहाँ राजा के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलती है। तो वैसे ही वहाँ पर भी बहुत हिंसक राजा था, तो वो ऐसे ही किसी भी धर्म को अपना नहीं सकते थे उस टाइम पर। तो यहाँ आरंभिक जो ईसाई कला है ना, यहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें बनी जो लोग चर्च वगैरह बनने लगे, उसमें पूजा वगैरह होने लगी। फिर ये 330 ईस्वी के बाद बेजेंटाइन, ये एक जगह थी जो सेंटर बना। उसी जगह पर रोम की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर ये सब हुआ। एक राजा आए जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। इन राजा ने क्या किया, जैसे हमारे यहाँ पर अशोक आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था। वैसे ही क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्रिश्चियनिटी को जो है राजधर्म घोषित कर दिया था कि नहीं, ये एक धर्म है और आप ऐसे छुप कर रहने की आपको इससे ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर मध्यकाल में ऐसे ही क्रिश्चियनिटी आई, बेजेंटाइन वॉज द सेंटर, ठीक है। तो धर्म को स्टेबलाइज्ड करने के लिए एक चर्च बने, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर मंदिर बने। तो सबसे पहले यहाँ पर चर्च बने और यहाँ पर टावर जैसी भी एक चीज़ होती थी जिसको बेल्फ्री बोलते हैं, मतलब जो प्रेयर का टाइम होता था उसको बताने के लिए ये चीज़ होती थी। तो रोमन के समय जो कोर्ट हुआ करते थे, जिनको हम बेसिलिका बोलते हैं, उनको चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि इतना जल्दी चर्च नहीं बन सकते थे, उनके पास इतना टाइम नहीं था। फिर उसके बाद में नॉर्मल छोटे छोटे चर्च बनने लगे। अब चर्च बनेंगे तो डेकोरेट भी होंगे, उनके अंदर पैनल्स बनेंगे, फिर उनके अंदर पेंटिंग्स होगी। कैसी होगी वो पेंटिंग जो होगी, उसमें जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में होगा, उनकी जो शिक्षा होगी वो उसको दर्शाती होगी, जैसे हमने जातक कथाएं बनवाई। फिर यहाँ पर भी पोथी चित्रण, मतलब बाइबल हुई, जैसे हमारे यहाँ पर पोथी चित्रण हुआ, मैन्युस्क्रिप्ट हुआ। साथ ही साथ एक नई चीज़ आई, ईरानी इफेक्ट, जिसको हम पेट्रा ड्यूरा बोलते हैं, और उसी तरह की चीज़ें यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी। वैसे ही यहाँ पर मोज़ाइक की ज़रूरत पड़ी, मणिकुट्टम जिसको हम बोलते हैं। तो उस चर्च का उद्देश्य बस यही था कि हाँ, कैसे उसको डेकोरेट करना है। अब रोमानस क्या था, यही एक टाइम पीरियड था, बस एक चीज़ की कमी थी। वो क्या थी, एक प्रॉपर स्टाइल नहीं था उस समय, तो उसमें थोड़ा सा स्टाइल कर दिया गया। नॉर्मल सी चीज़ें, कुछ 100 साल तक टाइम पीरियड चला, कला में थोड़ी सी शैली आ गई, थोड़ा सा कलर स्कीम अच्छी हो गई थी, तो ये एक सेपरेट टाइम पीरियड हो गया था। अब व्हाट वाज गोथिक?
गोथिक एक ट्राइब भी था, नॉर्मल रहने वाले लोग ही थे। इस समय क्या हुआ, अब वही चीज़ का अंतर हुआ जो मैंने आपको यूनान और रोम में बताया था। यूनान ने जो है ज़रूरत को पूरा किया था और रोम ने शौक़ को पूरा किया था। मतलब वही चीज़ है, अब बेजेंटाइन में ज़रूरत पूरा हुई चर्च बनाने की। अब वो हर जगह क्रिश्चियनिटी आई तो वो लड़े अपने धर्म के लिए। अब वो अपना भगवान के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकेंगे। सेम पैटर्न क्या था, सेम चीज़ है कि जैसे इंडिया में भी क्या हुआ, गुफाओं को काट कर उनके अंदर पेंटिंग्स हुई, फिर धीरे धीरे कितने सुंदर सुंदर मंदिर बनने लगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तब अपनी बाकी चीज़ों से वो लोग फ्री हो गए थे और बाकी ज़रूरतें उनकी पूरा हो गई थी, तो वो लोग अच्छा काम कर सकते थे आगे अपने भगवान के लिए। अब गॉथिक क्या है, गॉथिक को आप सीधा सिर्फ आर्किटेक्चर के समय से जानते हो। यहाँ पर इतने भव्य चर्च बने स्वर्ग की तरह, क्योंकि उन्होंने उस समय मान लिया था कि हमारे जो ईश्वर हैं वो सबसे ऊंचे हैं, वो हमें इतना बहुत अच्छा रास्ता दिखाते हैं, तो हम उनको उतना ही ऊंचा स्थान देना है हमें उनको। तो उस समय वो लोग नई नई चीज़ें करने लगे, चर्च बनाए, चर्च को उन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया, उसमें उन्होंने कलर ग्लास विंडोज़ लगवाई, कलर ग्लासेस लगवाए। क्यों लगवाए, क्योंकि उनका क्या था ना कि वो ईश्वर का स्थान था, तो कोई भी अगर आए तो उसको वो चीज़ फील हो जाए कि जैसे आज हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं या गुरुद्वारे चर्च जहाँ भी हम जाएं, तो वो चीज़ हमको फील हो कि हम लोग भगवान के घर पर आएँ। तो वही सारी चीज़ें इन्होंने की ताकि जो भी लोग यहाँ पर आएँ उन लोगों को हम स्वर्ग में आए ऐसा लगे। ठीक है, साथ ही साथ इस समय कुछ अच्छे कलाकार हुए जो जीसस क्राइस्ट की अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे, चर्च डेकोरेट करते थे, जिनमें सिम्बाबुए हो गए, डूचे हो गए, जियोटो हो गए। तो ये सारे कलाकार कौन थे, इटली के ही कलाकार थे ये, लेकिन ये गॉथिक टाइम पीरियड के कलाकार माने, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट के से रिलेटेड जो आर्टिस्टिक वे है उसमें अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई। फिर हम आगे आते हैं 15th सेंचुरी। अब हमारे यहाँ पर रेनेसेंस कब आया, 19th सेंचुरी में। क्यों आया था, तो उस समय क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर ब्रिटिश आ गए थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी असली कला को छुपा दिया था, हमारी जो कला थी उसको उन्होंने दबा दिया था। तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, पुनरुत्थान किया गया उस चीज़ के लिए। तो जो चीज़ दब गई थी उसको उठाया उन लोगों ने, तो वहाँ पर भी वही चीज़ दब गई थी। जो हमारे यहाँ मिडविल आर्ट है, जो हमारी अजंता की खूबसूरती है, जो हमारा मिनिएचर की खूबसूरती है, ठीक है, सिंपल वॉश जो टेक्निक्स है ऑन पेपर, ये सब कुछ छुप गई थी। तो इन सबको उठाने के लिए बंगाल स्कूल में पुनरुत्थान हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है कि विषय को तो उन्होंने बना दिया था कि हाँ मदर मैरी है, जीसस क्राइस्ट है, पीटर पॉल रूबिन्स, ये सब हैं, लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन उसमें डेप्थ तक क्रिएट नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनको जो बताना था वो तो उन्होंने बता दिया सब्जेक्ट के थ्रू, बाकी अब उनको कोई मतलब नहीं था कि पेंटिंग कैसी भी बनी हो। अब यहाँ पर उन लोगों ने क्या सोचा कि यही आर्ट है, नहीं, आर्ट तो वो थी। तो उस कला से इंस्पायर्ड होके उन्होंने यहाँ पर रेनेसेंस चलाया कि हमारी जो यूनान या रोम की जो कला है जो दब गई है उसको हमको स्टडी करना है और वापस से उसको लेके आना है। और यही हमारा क्या था, रेनेसेंस या पुनरुत्थान जिसको हम बोलते हैं। अब इसको हम आगे 3 भागों में समझते हैं कि इसका भी एक चरण है, मतलब कि अर्ली रेनेसेंस आया, हाई रेनेसेंस आया, फिर लेट रेनेसेंस आया। तो अभी तक क्या था कि कोई भी जो भी सब्जेक्ट वो बना रहे थे उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई पर्सपेक्टिव उनके पास नहीं था। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि थोड़ा वो पर्सपेक्टिव का यूज़ हुआ, थोड़ा आर्किटेक्चर वगैरह उन्होंने प्रॉपर बनाने की कोशिश की। तो वही चीज़ आरंभिक पुनरुत्थान में हुई। अब यहाँ पर मसाचियो आए, पाओलो जिसेलो आए, इन कलाकारों ने क्या किया कि पेंटिंग में पर्सपेक्टिव को भी शुरू किया, बट उनका सब्जेक्ट वही था। ऐसा नहीं था कि सब कुछ इन्होंने त्याग दिया था, रिलीजियस भी था और नॉर्मल भी था। फिर हम आते हैं हाई रेनेसेंस में। नाम से ही इसमें सब कुछ पता चल रहा है, मतलब कि बेस्ट टाइम पीरियड। ये जो कलाकार थे ये सब ने ग्रीक रोम जाके अध्ययन किया उनके पुराने मूर्तियों का, कलाओं का। ठीक है, तो इसी से टाइम पीरियड को हम हाई रेनेसेंस में मोनालिसा को भी देखते हैं। मोनालिसा के बारे में हम सब जानते हैं, तो उनके कलाकार लियोनार्डो विंची के बारे में भी अब जानते हैं। उनका ये टाइम पीरियड है, इसलिए हम इसको हाई रेनेसेंस या चरम पुनरुत्थान कहते हैं। इसमें अलग अलग टेक्निक्स इंट्रोडक्शन हुआ, ऑयल कलर हुआ, फिर ऑयल कलर से पेंटिंग और अलग अलग टेक्निक्स इसमें होती गई। ठीक है, जैसे डार्क कलर हुआ तो उसको बैलेंस करना, सोमेटो टेक्निक जिसको हम बोलते हैं वो इंट्रोड्यूस हो गई थी।
आर्किटेक्चर में भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स होने लगे थे। इसमें एक आर्टिस्ट का नाम आता है ब्रूनो लेंसी, ठीक है। तो इसमें भी उन्होंने डोम्स वगैरह बनाए, मूर्तियाँ भी बनी। तो वही चीज़ हम हाई रेनेसांस में भी देखते हैं। जब मैं आपको बेजेंटाइन का काम दिखाऊंगी तो इस काम से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या डिफरेंस है। वही चीज़ जब हम मूर्तियों की बात करें तो जब माइकल एंजेलो या डोनाटेलो ने जब पिएटा बनाई या डेविड को जब हम देखते हैं तो इन्होंने क्या यूनानियों का अध्ययन किया और प्रॉपर एनाटॉमी वगैरह, प्रॉपर टेक्निक वो यहाँ पर लेकर आए। साथ ही साथ उन्होंने अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी एक लेवल सेट कर दिया। तो उस समय बहुत हाई टाइम था ये। जब हम पिएटा का स्कल्पचर देखते हैं तो मदर मैरी की लैब में जीसस क्राइस्ट हैं, तो उनकी जो बॉडी का प्रपोर्शन है, जो सलवटें हैं, डार्क लाइट का जो इफेक्ट है, मतलब एक अलग ही भाव है वो, ठीक है। अगर हम भाव की ही बात करें, एक्सप्रेशन की बात करें, तो जो पिएटा है उनकी जो डेथ का टाइम है वो उसमें उन्होंने शो कर रखा है। तो उसमें मदर मैरी के चेहरे पे जो भाव है वो गर्व का भाव है, प्राउड का भाव है। और जो बॉडी है ना क्राइस्ट की, जो उसमें समझ आता है कि हाँ वो डेथ फॉर्म में है, बिल्कुल निर्जीव है। तो सारी चीज़ें गायब हो गई थी अभी तक। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हम इस टाइम में देखते हैं। इस तरह नए नए कलाकार आए, टेक्निक्स आई और इसको हम पुनरुत्थान बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लेट रेनेसेंस की, जिसको हम मैनरिज्म भी बोलते हैं। इन्हीं के जो फॉलोअर्स हुए, चाहे वो माइकल एंजेलो हुए या फिर राफेल हुए, जिन्होंने पर्टिकुलर एक स्टाइल या जो शैली थी वो डेवलप करी, तो यही टाइम पीरियड आपको लेट रेनेसेंस में हो गया। फिर एक टाइम पीरियड आता है 17-18 सेंचुरी। ये वो समय था जब कला आंदोलन और रेनेसेंस के आर्ट मूवमेंट, अब आपको याद हो गया होगा, मतलब प्रागैतिहासिक काल आया, प्राचीन आया, फिर मध्यकाल आया, फिर पुनरुत्थान काल आया, फिर अपना मॉडर्न काल आ गया। तो जब हम जाएंगे तो उसी बीच में जो कड़ी होती है उसको हम 18th और 17-18 सेंचुरी में लेते हैं। तो इस समय क्या होता था, ये जो कड़ी को जोड़ रहा है वो आधुनिकता की ओर भी जा रहा है, ठीक है। जो पैटर्न है उससे हट के जो भी कुछ कर रहे थे लेकिन अपनी मूल जड़ों पर भी थे, तो वो चीज़ क्या है, 17-18 सेंचुरी जो हमें कनेक्ट करती है। अब बरोक टाइम पीरियड आता है। अब बरोक में क्या होता है, इन्होंने जो है रिलीजियस थीम को काफ़ी कुछ त्याग दिया था बिल्कुल ही। तो रेनेसेंस में क्या था, सब कुछ बैलेंस था, लाइट डार्क एक थीम थी। लेकिन कुछ चीज़ों में क्या हुआ, बरोक का मतलब ही क्या होता है, एक मोती, मूल्यवान, शाही, मतलब रिच कला, ठीक है। इसमें लाइट डार्क का इफेक्ट तो वही था, लेकिन इसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा आपको दिखेगी। आपको यहाँ के जो स्कल्पचर हैं, चाहे आप अपोलो डेफनी की बात कर लो जो बर्नीनी का है, उसमें भी आपको जो एक मूवमेंट है, उसको जो खतरनाक मूवमेंट उन्होंने बनाया है, वैसे ही पेंटिंग्स में भी आप देखेंगे। तो इस समय मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, स्पीड था, गति थी, और कलर जो एप्लीकेशन था वो भी बहुत अच्छा हो गया था। फिर हम आते हैं आगे रोकोको में। तो रोकोको क्या था, ये फ्रांस में हुआ, शान और शौकत वाली कला थी, मतलब बहुत ज़्यादा उच्च वर्ग की पेंटिंग्स आपको इसके अंदर दिखेगी। अगर हम क्लासिज्म की बात करें, मतलब शास्त्रीयतावाद की, तो इसमें क्या चीज़ थी, ये बरोक का ही एक पार्ट था, उसी का एक हिस्सा था। तो इस समय क्या हुआ था कि उस चीज़ का एक इम्पैक्ट ये लोग लेके आए थे, जो भी वहाँ पर एड ऑन हुआ था वही जो है क्लासिज्म कहलाया आगे। उसके कुछ कलाकार अगर हम देखते हैं तो उसमें पुसिन वगैरह आते हैं, तो उन लोगों ने इसमें काम किया। फिर हम आते हैं रियलिज्म में, तो इसके कलाकार हम पढ़ते हैं कैरावेजियो, जिन्होंने यथार्थवाद में काम किया। यथार्थवाद मतलब रियलिज्म, मतलब रियलिस्टिक काम। इट वाज नॉट अ आर्ट मूवमेंट, ये कोई कला आंदोलन नहीं था। इस समय जो बरोक में काम हुआ, रियलिस्टिक काम जो भी हुआ 17-18 सेंचुरी में, तो उस समय को यथार्थवाद का समय हम लोग मानते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं 19th सेंचुरी में, जिसमें आर्ट मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए थे, न्यू क्लासिज्म आ गया, रोमांटिज्म आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम आगे फिर आर्ट मूवमेंट्स की अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये लोग आगे डिस्कस करेंगे।